हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटीज क्लासेस गोरखपुर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं हमारा अगला लेक्चर जो इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज चल रहा है उसी का एक और लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। लेक्चर जो है थोड़ा सा शॉर्ट है लेकिन जो है मीनिंगफुल है। कॉन्सेप्ट जो है इसमें क्लियर करना है ताकि इससे बेसिस यानी कि इस पे बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स हमारे आने वाले हैं वो जो हमारे बिल्कुल क्लियर रहे। इसी वजह से जो है इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ओम्स लॉ को बखूबी डिस्कस किया था, उनके यूनिट्स को, डेफिनेशंस को, फार्मूलेस को, जो भी थे सारी चीजें डिस्कस हुई थी। उसी से आगे फिर हमने बात की, मैंने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के बारे में बताया था लेकिन मैंने कहा था कि अगले वाले लेक्चर में जो है रेजिस्टेंस को जो है अच्छे से यहाँ डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है रेजिस्टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो ओम्स लॉ था कल V इज इक्वल टू आई आर, जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था उसमें कहीं ना कहीं आर आया था जो कि एक कांस्टेंट था जिसे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहा गया या वायर कहा गया। और उसी रेजिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर लेक्चर आप लोगों के लिए इसलिए लेकर के आए हैं ताकि आप लोग जो है न्यूमेरिकल के कंसेप्ट को आसानी से समझ सकें। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने सीधे लेक्चर पे। तो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आज का रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, अ फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, यानी कि दो टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर। और एक तरफ यहां लिख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों हमारे टॉपिक हो गए आज के। सबसे पहले बात होगी हमारी रेजिस्टेंस की, फिर बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में कल हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो जो होता है क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक पथ में यानी कि जो सर्किट होता है हमारा उसमें जो करंट का फ्लो होता है उसी के फ्लो का ये अपोज करता है यानी कि विरोध करता है। यानी कि समझ सकते हैं मोटी मोटा कि मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें बल्ब, स्विच, जो भी चीजें लगी हुई है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो रेजिस्टेंस का वहां काम क्या होता है कि जो उस सर्किट में करंट फ्लो होता है उसी के फ्लो का जो है अपोज करना, विरोध करना, उसे रोकना। तो ये तो हो गया हमारा जो है थ्योरेटिकली इसको समझा, बाय डेफिनेशन भी इसको समझा जाएगा और थ्रू फार्मूला भी इसको समझा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन की ही। डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर या वायर कह सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of electric current in the circuit. क्या यहां से ये बात क्लियर है? क्या डेफिनेशन से आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है कि कह सकते हैं कि यह जो है एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा गुण है जिसकी वजह से जो है ये सर्किट में जो है क्या करता है, धारा के प्रवाह के यानी कि करंट के फ्लो का जो है अपोज करता है यानी कि विरोध करता है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। अब बात करते हैं जरा इसके फार्मूले की। तो फार्मूला कुछ इस तरह से था, कल हमने लिखवाया था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि V इज इक्वल्स टू होता है I R, और वहां से अगर R की वैल्यू निकाली जाती है तो R इज इक्वल्स टू होता है V अपन I। क्या ये क्लियर है?
R इज इक्वल्स टू V अपान I हो गया हमारा। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस को निकालने का फार्मूला। रेजिस्टेंस के फार्मूले के बाद हम लोग अगर बात करें तो देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के डायरेक्टली एक तरह से प्रोपोर्शनल है। तो कल भी मैंने ये बात बताई थी कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा, यानी कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जाएगा, उसके वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा, तो वहां जो है करंट का फ्लो जो होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? यानी कि अगर हम एक पॉइंट यहां लिखते हैं, इफ रेजिस्टेंस is increases, then current क्या होगा, decreases। क्लियर है? ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर हमने कल बताया था रेजिस्टेंस के यूनिट के बारे में बताया था। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यूनिट हो जाएगा हमारा ओम, OHM। क्लियर है? रेजिस्टेंस का हमारा यूनिट भी हो गया, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हो गया, रेजिस्टेंस का हमारा फार्मूला भी हो गया। क्लियर है क्या इतना बात? तो ये कहीं ना कहीं हमारे न्यूमेरिकल में जो है मददगार होंगी। और ये जो टॉप पॉइंट लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस एंड करंट डिक्रीजेस, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि जो है यह जो है न्यूमेरिकल में बार बार पूछा जाता है कि अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस दोगुना किया जा रहा है तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस की लंबाई बढ़ाई जा रही है, या किस कह सकते हैं, सॉरी लंबाई कर रहे हैं, किसी भी सर्किट में कह सकते हैं, या कंडक्टर की बात करें, उसके लेंथ को इंक्रीज किया जाएगा तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीजें हम इसमें देखेंगे। ये चीजें अभी हम फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे हमारा जो है रेजिस्टेंस है वो डिपेंड होता है। चलिए अब बात करते हैं, ये सारी चीजें तो हो गई, अब बात करते हैं जरा R इज इक्वल टू जो V अपान I लिखा है, यानी इसका क्या मतलब है। V मतलब हो गया हमारा वोल्ट और I हमारा क्या हो गया, करंट हो गया। तो 1 ओम की बात हो रही है। अगर मैं यहां एक पॉइंट लिखूं 1 ओम, तो 1 ओम का यहां मतलब हो जाएगा हमारा 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर होगा क्या, 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। यानी कि इसी फार्मूले से जो हम इसको भी रिलेट करके समझ सकते हैं, 1 वोल्ट का मतलब, 1 ओम का मतलब ये होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर के करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना लग रहा है, 1 वोल्ट लग रहा है। तो उसको जो है हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर का या उस वायर का रेजिस्टेंस जो है वह 1 ओम। तो ये थे हमारे रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बातें। अब जो है इधर हम बात करते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जरा उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए, रेजिस्टेंस जो है हमारा देखा जाए तो 3-4 ऐसे टर्म्स है या फैक्टर्स हैं जिन पे जो ये डिपेंड होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, इस पे बात करते हैं। लेंथ ऑफ वायर का मतलब यह हुआ कि अगर किसी वायर की लंबाई को इंक्रीज किया जाए, यानी कि तार की लंबाई को बढ़ाया जाए, तो क्या रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ वायर अगर इंक्रीज हो रहा है, देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है क्या बात? चलिए, अगर किसी तार की लंबाई को अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग में, अगर मान लीजिए कोई तार था हमारा
उसकी लंबाई जो है क्या थी, अगर मान लेते हैं 2 मीटर थी, तो उसका रेजिस्टेंस जो है R1 था, या कह सकते हैं 1 ओम था, ऐसे समझ लीजिए। और इसी तार की लंबाई को अगर 2 से जो है 4 मीटर कर दिया गया, यानी कि +2 और कर दिया गया, तार की लंबाई को बढ़ा दिया गया, तो जरा बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि 1 ओम और इंक्रीज हो गया, यानी कि टोटल लंबाई हो गई 4 मीटर और इसका रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि जैसे जैसे आप तार की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। रेजिस्टेंस के बाद आती है थिकनेस की बात, THICKNESS। थिकनेस का मतलब होता है क्या, चौड़ाई की बात करते हैं। अब ये कैसे सर, ये तो नहीं समझ में आ रहा है, चौड़ाई की क्या बात हो गई। यानी कि कहें अगर कि वायर या कंडक्टर की चौड़ाई को बढ़ाया जाए, जैसे सपोज करिए हमारे पास ये पतला सा तार है, ठीक है, ये वायर दिख रहा है जो कि माइक्रोफोन का ही वायर है, देखिए वायर दिख रहा है क्या, जैसे जैसे इस वायर की लंबाई बढ़ाते जाएंगे इसकी रेजिस्टेंस जो है बढ़ती जाएगी। और अगर इसी वायर का जो है शेप कुछ इस तरह से हो, यानी कि इतना मोटा हो, ये दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका एरिया क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस जो है अगर बढ़ाया और घटाया जाए तब की बात हो रही है। अगर मैं फिगर से तो बना रहा हूं, देखिए ये रहा कुछ इस तरह से, इतना। एक मैंने और फिगर बनाया ऐसे करके, समझ में आ रही है बात? तो क्या हुआ, यहाँ कहीं ना कहीं इसका एरिया क्रॉस सेक्शन स्टार्टिंग में A1 था और यहाँ जाकर के एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, A2 हो गया। यानी कि अगर बात करें एग्जांपल की, अगर यहाँ अगर इसकी बात करें, अगर ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन इसका जो है 2 मीटर स्क्वायर था और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन 4 मीटर स्क्वायर हो गया, तो एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा, तो क्या अगर ये इसका रेजिस्टेंस जो है 5 ओम था, तो क्या इसका भी रेजिस्टेंस 5 ओम होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, 5 ओम से जो वो घट करके 3 ओम हो सकता है। यानी सीधा अर्थ ये है कहने का कि अगर आप चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई बढ़ाने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करेगा, घटेगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, यानी कि डिक्रीजेज लिख सकते हैं। बात क्लियर है क्या? दो चीजें समझ में आई, यानी कि अगर जितना पतला तार होगा, लंबा तार होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। वही तार जो है लंबा ना करके मोटा करते जाइए तो वहां क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर तार की मोटाई को अगर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस जो है ज्यादा हो जाएगा? जी नहीं, रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, वो कम होता जाएगा। इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर तार की लंबाई बढ़ाई जाती है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तार की चौड़ाई बढ़ाई जाती है यानी कि उसकी मोटाई की बात की जा रही है, अगर उसको बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होता जाएगा। क्या ये क्लियर है? एक बात ध्यान रखिए, यहाँ बात क्या की जा रही है, थिकनेस की बात की जा रही है कि अगर जो है रेजिस्टेंस का जो है वायर का अगर किसी रेजिस्टेंस जो है बार बार जो है क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो उस पर क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका बात करते हैं। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वह एरिया क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या हम कह सकते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जो है यहाँ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बातें समझ में आ रही है? यानी कि जैसे जैसे आप जो है क्या करेंगे, यहाँ देखिए चौड़ाई बढ़ाते जाएंगे, रेजिस्टेंस घटता जाएगा, चौड़ाई घटाते जाएंगे, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। क्या क्लियर है कंसेप्ट? समझ में आ रही है बातें? यहाँ से इसके थ्रू जो आप आसानी से समझ सकते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात करते हैं तीसरे की। तो लेंथ ऑफ वायर हो गया, थिकनेस हो गया। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये बात जान लीजिएगा कि टेम्परेचर जो है कि जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे, अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उनमें रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होती है,
बढ़ती जाती है। क्या होगी? बढ़ती जाएगी। उसमें रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर कह सकते हैं। जितने भी हमारे प्योर मेटल्स होते हैं अगर उनके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो उनकी रेजिस्टेंस जो है क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा। चलिए बात करते हैं चौथे फैक्टर की, नेचर ऑफ मैटर या नेचर ऑफ मटेरियल कह सकते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल का यहाँ मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस हमारे बने होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से भी हो सकते हैं, जैसा कॉपर का, एल्युमिनियम हो गया, मतलब इसी तरह से अलग अलग जो है हमारा जो है, मान लेते हैं जो हमारे मटेरियल होंगे वो हमारे अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सब जो है रेजिस्टेंस एक ही मटेरियल के तो बने नहीं होंगे। तो हमारा यहाँ सीधे कहने का अर्थ ये है कि अगर आप नेचर ऑफ मटेरियल चेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए इसका 2 ओम है तो जरूरी नहीं है कि इसका भी 2 ओम हो सकता है, इसका 4 ओम हो। अगर मान लेते हैं यहाँ सी कोई है तो इसका जो है हो सकता है 6 ओम हो सकता है यहाँ कोई अगर डी मटेरियल हो तो उसका हो सकता है 1 ओम हो। ठीक है, तो हर एक मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टेंस होती है, अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है। तो ये था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हमने देखी। पहला था हमारा लेंथ पे, दूसरा थिकनेस पे, तीसरा टेम्परेचर पे और चौथा नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये देखिए ये सारी चीजें जो है हम बार बार कर रहे हैं, ये यूपी बोर्ड के लिए और यूपी सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे वो ओम्स लॉ हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, फिर चाहे वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो, इससे सारी चीजें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो भी जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये लेक्चर जो है बेहद पसंद आया हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो जो है क्या करिएगा, वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और उसके साथ साथ इससे पिछले वाले लेक्चर को जो है, इसका जो लेक्चर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप जो है ओम्स लॉ, इससे पहले जितने भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं उनके बारे में जो है स्टडी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए चलते चलते यही करेंगे। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, ताकि वो जो भी फ्रेंड्स हैं हमारे, आप लोगों के चाहे हमारे जितने भी हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इन्फिनिटी क्लासेस से जुड़े, चाहे वो ऑफलाइन हो, क्योंकि हमारी ऑफलाइन भी चलती हैं क्लासेस, ऑनलाइन भी चलती हैं। तो आप सभी का सपोर्ट रहा, आप सभी का प्यार रहा, तो इसी तरह जो है आप लोगों के लिए हम लोग जो है बेहतर से बेहतर चीजें जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।